नमस्कार साथियों, अपना कोशिका में चल रहा था, उसमें से अब उसी का अगला टॉपिक है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। उसका अगला टॉपिक है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखो जरा, ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, और इससे पिछली वाली वीडियोस आप बेशक आप बिल्कुल देख लें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ रहे हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में दो शब्द हैं, एक शब्द है माइटो और एक शब्द क्या है, कॉन्ड्रियन। एक शब्द क्या है, कॉन्ड्रियन। तो एक जो माइटो शब्द है, इस माइटो का जो मतलब है, माइटो का मतलब है क्या, तंतु। माइटो का मतलब क्या है, तंतु। और जो कॉन्ड्रियन है, इसका क्या मतलब है, कण। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कण। तो देखो जरा, मतलब तंतु कण है ये, जो किसी भी काय के अंदर पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसकी अगर हम संगठन की बात करें तो इसके संगठन में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाई जाती है, प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन। दूसरे नंबर पर जो पाई जाती है वो क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड्स के बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। और फिर क्या पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक, तो प्रोटीन है, फास्फोलिपिड्स है, आरएनए है और डीएनए है। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 65%। इसमें क्या मिलती है, प्रोटीन लगभग 65% मिलती है। 25% के लगभग क्या मिलती है, इसमें फास्फोलिपिड्स मिलते हैं। और आरएनए की अगर बात करें तो 0.5% क्या मिलते हैं, आरएनए मिलते हैं। और शेष मात्रा में जो कुछ मात्रा में हमें इसमें क्या मिलता है, डीएनए भी मिलता है। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो आरएनए है, जो इसमें आरएनए है, ये आरएनए इसमें पाया जाता है। ये जो आरएनए है, ये आरएनए इसमें मिलता है कैसा, आर टाइप, एम टाइप का। ठीक है, कैसा आरएनए मिलता है, एमआरएनए मिलता है। ठीक, तो एमआरएनए इसमें मिलता है। और ये जो एमआरएनए मिलता है, ये माता की कोशिका से, माता की कोशिका से क्या होता है, मिलता है इसको, माता की कोशिका से। अब आप ये कहोगे कि माता की कोशिका से कैसे, तो इसमें जो आरएनए मिलता है वो माता की कोशिका से मिलता है। और एम टाइप का इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। और देखो, माता की कोशिका का मतलब ये कि जब एक स्पर्म अंदर जाता है, जब ये स्पर्म अंडाणु से क्या होता है, टकराता है, तो मतलब अंदर जाता है, तो इस स्पर्म का केवल और केवल इस कोशिका का केंद्र के अंदर जा पाता है और आरएनए बाहर रह जाता है। अब इससे जो डॉटर सेल्स बनती हैं, अंदर जाके क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये कोशिका अपना क्या करती है, विकास करती है। जब ये कोशिका अपना विकास करती है तो चूंकि हुआ क्या है, हुआ ये है कि स्पर्म कोशिका पूरी अंदर नहीं गई है, इस स्पर्म कोशिका का केवल और केवल केंद्रक अंदर गया है। और जब केंद्रक अंदर गया है तो इसमें क्या होता है, आरएनए छूट जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया बाहर रह जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आरएनए होगा वो आरएनए कहां से होगा, इस माता कोशिका से निर्मित क्या होगा, अंदर आरएनए होगा। इसीलिए इसमें ये कहते हैं कि माता की कोशिका से इसको क्या मिलता है, आरएनए मिलता है। तो ये बात याद रखना है। दूसरी बात, ये जो आरएनए इसको मिलता है, एमआरएनए, इस एमआरएनए के मिलने का मतलब ये कि यहाँ पर जो कोशिका है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें जितनी भी इनकी संख्या होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही विभाजित हो जाती है, गुणित हो जाती है और अपना विकास कर लेती है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धशासी क्या कहा जाता है, अर्धशासी कोशिका भी कहा जाता है। अर्धशासी कोशिका भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेमी क्या नाम से, ऑटोनोमस सेल है। कैसी, सेमी ऑटोनोमस सेल। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्धशासी या सेमी ऑटोनोमस सेल कौन सी है, तो हम कहेंगे कि अर्धशासी या सेमी ऑटोनोमस सेल है कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जो एम है, इस एम को, ये जो एम है, ये एम जो कोशिका गई है उसका नहीं है, बल्कि जो पुत्री है, या फिर हम कहें जो संतान है, जो निषेचन की क्रिया हुई है, उसके बाद जो कोशिकाएं बनेगी, या हम कहें कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, उस विभाजन में माता की कोशिका से इसको क्या मिलता है, ये वाला आरएनए मिलता है। और इस आरएनए को अपने जितनी संख्या में जितना आरएनए चाहिए उतना ये खुद क्या होती है, संख्या की बढ़ोतरी कर लेती है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, अर्धशासी की, ये अर्धशासी कोशिका। ठीक, अब देखो जरा, अर्धश्वासी कह देंगे इसको। अगला देखो, अगला इसी को क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर,
यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये खुद विभाजित होने की अंदर क्या होती है, विभाजित होती रहती है, अपनी संख्या क्या कर लेती है, पर्याप्त मात्रा में जितनी है उतनी कर लेती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक नाम आता है, यहाँ पर देखो क्या है, डीएनए है। ये जो डीएनए है, इस डीएनए की जो खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। क्या? उस वैज्ञानिक का नाम है एम एंड एस। तो देखो जरा, एम एंड एस क्या है, ये एक वैज्ञानिक है और इस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की क्या की थी, खोज। यहाँ पर एक नाम और आता है रिक्सबरी का। एक नाम किसका आता है, रिक्सबरी। ये जो देखो, जो रिक्सबरी है, ये रिक्सबरी है। इस रिक्सबरी ने क्या किया था, इस रिक्सबरी ने इस माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध, इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है, रिक्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है, ये संबंध स्थापित किया था कैसे? ये संबंध स्थापित किया था श्वसन से। ये संबंध स्थापित किया था कैसे? श्वसन से। तो कहने का मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया, हमने इससे पहले पिछली वीडियो में देखा है कि यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं होती, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई नहीं जाती। तो इसका संबंध रिक्सबरी ने इसका संबंध कैसे स्थापित किया, श्वसन से स्थापित किया। और अगर ये पूछा जाए कि इसका संबंध किस प्रकार के श्वसन से है, तो इसका जो संबंध है वो एक प्रकार के ऑक्सी श्वसन से इसका क्या है, संबंध है। मतलब ये कि ये ऑक्सी श्वसन करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के में जो श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया चाहे ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर श्वसन के लिए एक क्या है, अंग है। और ये जो श्वसन जो होता है इसमें जिस टाइप का, वो टाइप कौन सा है, ऑक्सी श्वसन है, ठीक है। अब अगली बात, ये जो श्वसन की क्रिया है, ये जो श्वसन की क्रिया है, जब ये श्वसन की क्रिया होती है तो इस श्वसन की क्रिया से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन्स का जब स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसमें क्या होता है, एटीपी के रूप में क्या बनते हैं, अणु भी स्थानांतरित होते हैं। अब आपको ये एक बात और याद रखना है कि इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है। अब आप देखो ऑक्सीकरण काय का होता है, तो ऑक्सीकरण जो भोज्य पदार्थ है महत्वपूर्ण, जैसे प्रोटीन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे क्या है, वसा है, इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब इनका ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, अपार मात्रा में क्या निकलती है, मतलब ऊर्जा निकलती है। जहां पर ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी ऊर्जा निकलती है, उनमें से 34 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक जैव रासायनिक, हमेशा कह सकते हैं कि रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या निकलती है, एटीपी क्या नाम से, ये ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है, ठीक है, संचित होती है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किस फॉर्मेशन में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, काय के रूप में, एटीपी के रूप में। और इनका जो ऑक्सीकरण की क्रिया है, देखो यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर क्या समझना है कि ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीकरण काय का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और किसका होता है, वसा का होता है। यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अगर पूछा जाए कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण काय में होता है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसका, भोज्य पदार्थों का, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ है उससे ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा जिस रूप में संचित होती है उस ऊर्जा का फॉर्मेशन है क्या, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित होती है, तो हम कहेंगे रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। और एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होती है, ये उत्पादित होती है। तो देखो एटीपी तो है ही, एटीपी तो है ही, लेकिन एटीपी के साथ साथ क्या होता है, पानी का, ठीक है, पानी का भी क्या होता है,
और CO2 का भी, पानी और CO2 भी साथ में निकलती है। H2O और कार्बन, मतलब पानी का भी क्या होता है, उत्पादन होता है। कहने का मतलब ये कि अगर पेपर में ये प्रश्न आता है कि ऊर्जा के उत्पादन में माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के साथ साथ और क्या उत्पादित होता है, तो पानी यानी H2O और CO2 का भी क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो ऊर्जा है ये किस रूप में संचित होती है, तो रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, ऊर्जा इसमें संचित होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तब अगली बात देखो, ये जो अब यहाँ से एक बात और है, अगर प्रश्न ये आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण कितने चरणों में संपादित होता है, तो यहाँ पर देखो तीन क्या नाम से चरण है। ठीक है, एक चरण तो है क्या, क्रेब्स चक्र, एक क्या, क्रेब्स चक्र। अब ये क्या है, इसकी चर्चा आगे करेंगे हम। एक क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ्यूजन फेज होता है, या फिर कहे क्या, इलेक्ट्रॉन अभिगमन, इलेक्ट्रॉन अभिगमन। तो देखो एक इस क्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन अभिगमन, और एक होता है क्या, फास्फोराइजेशन, फास्फोराइजेशन। ठीक है, तो तीन चक्रों में ऑक्सीकरण की क्रिया पूरी होती है। यहाँ पर फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो क्रेब्स चक्र की क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्या नाम से लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स, जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स में क्रिया संपादित होती है किसकी, क्रेब्स चक्र की। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें क्या नाम से क्रेब्स चक्र की क्रिया संपादित होती है, तो ये किसमें होती है, तो आप कहोगे कि क्रेब्स चक्र की क्रिया जिसके अंदर संपादित होती है वो है क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, वो है क्या, मैट्रिक्स। अब देखो ये जो क्रिया है इलेक्ट्रॉन अभिगमन की क्रिया, ये क्रिस्टी में संपादित होती है, किसमें, क्रिस्टी में। अब आप कहोगे क्रिस्टी क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा जो संरचनाएं होती हैं, इन उंगली जैसी संरचनाओं को क्या बोला जाता है, इन उंगली नुमा संरचनाओं को बोला जाता है क्या, क्रिस्टी। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा जो संरचनाएं होती हैं, उन उंगली नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे क्या, क्रिस्टी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन अभिगमन की जो क्रिया संपादित होती है वो किसमें होती है, क्रिस्टी में होती है। क्रेब्स चक्र जो है ये क्रेब्स चक्र की क्रिया किसमें होती है, मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ लिक्विड क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये बात अब देखो यहाँ पर जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा निकल रही है, इस ऊर्जा के निकलने के कारण, इस ऊर्जा के निकलने के कारण इसका एक उपनाम और हो जाता है, इसको कहा जाता है कि ये कोशिका का क्या है, पावर हाउस है। ये क्या है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहे जाने का कारण क्या है, तो पावर हाउस कहे जाने का कारण है कि इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अगली बात अब देखो यहाँ पर ये हो गया, ये समझ आ गया। अब अगली बात ये है कि अगर ये पूछा जाए कि एक मानव शरीर में या इसकी किसी कोशिका के अंदर अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसकी अधिकतम जो संख्या है वो कितनी है, 3 लाख। अधिकतम संख्या कितनी है, 3 लाख। एक कोशिका में लगभग 3 लाख क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और इसकी जो कम से कम संख्या है, कम से कम कितनी है, 1 लाख। कम से कम कितनी है, 1 लाख। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसमें मिलती है, तो जो कीट होते हैं ना, कीट, इन कीटों की जो उड़न कोशिकाएं होती हैं, यानी जो पतंग, जो क्या नाम से पंख होते हैं, उन उड़न कोशिकाओं में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा कीट पतंगों की काय में मिलती है, उड़न कोशिकाओं में मिलती है। अधिकतम संख्या 3 लाख हो सकती है, मिनिमम कितनी होती है, 1 लाख होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसको अर्धशासी कोशिका कहते हैं, या सेमी ऑटोनोमस कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर इसको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। ये इसका क्या है, संगठन है। ये इसका क्या है, संगठन है। अब इससे कुछ नाम हमें याद रखना है क्या, कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले देखा था किसने, कोलिकर नामक, कोलिकर। ठीक है, तो देखो कोलिकर ने 1880 में इसको सबसे पहले देखा था। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो नाम आता है किसका, फ्लेमिंग का।
ठीक है। एक नाम किसका आता है, फ्लेमिंग का, और फ्लेमिंग ने कब 1882 में इसको देखा था। दोनों के बीच अंतर ये है कि कोलिकर ने जो देखा था, कोलिकर ने देखा था किसमें, कीटों की कोशिकाओं में, और किसने, कई कोशिकाओं में, फ्लेमिंग ने इसको देखा। इसके बाद एक व्यक्ति आता है, कौन, बेंडा। एक व्यक्ति कौन आता है, बेंडा। बेंडा ने इसको नाम दिया क्या, बायोप्लास्ट। बेंडा ने इसको क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर एक नाम आता है क्या, अल्टमैन। एक नाम क्या आता है, अल्टमैन। अल्टमैन ने इसको क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो याद रखना है आपको, ये आपका क्या है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से आता है तो मेरे हिसाब से पूरे प्रश्न बन जाना चाहिए, ठीक है। हर मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुदा हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी है कि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने। आप इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो जरा इसको मैं एक बार कर देता हूँ, एक बार देख लो। अगर संगठन पूछे तो आपसे देखो एक प्रश्न ये पूछा जाता है, केंद्रक के अलावा जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें डीएनए पाया जाता है। किसके अलावा, केंद्रक के अलावा। दूसरा, अगर ये पूछा जाए कि आरएनए किस प्रकार का मिलता है या एम टाइप का आरएनए, तो हम कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो मिलता है वो एमआरएनए मिलता है। और याद करने की, इसका एम का मतलब मदर नहीं है, ध्यान रखना, एम का मतलब मदर नहीं है, एम का मतलब है मैसेंजर, ठीक है। संदेश जो वाहक है वो क्या है, आरएनए है। ये एम तो केवल आप याद जरूर कर सकते हो। अगर ये पूछा जाए कि कोशिका में, कौन सी कोशिका में माता से निर्मित आरएनए होते हैं, तो किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माता से निर्मित क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की खोज किसने की, तो एम.एन.एस नामक वैज्ञानिक ने क्या की, इसकी खोज की। काय के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये श्वसन से संबंधित है, और अगर पूछा जाए किस प्रकार के श्वसन से, तो हम कहेंगे ऑक्सी श्वसन से इसका संबंध है। अगला, अगर ये पूछा जाए कि ऑक्सीकरण कहाँ होता है, खाद्य पदार्थों, भोज्य पदार्थों का, तो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इससे जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है, और रासायनिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। एटीपी के साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और इसी वजह से इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अधिकतम इसकी संख्या 3 लाख और कम से कम इसकी 1 लाख होती है, और कीट की उड़न कोशिकाओं में इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये है आपकी क्या, पूरी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब दूसरा जो कोशिका हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे क्या, अंतःप्रदब्धीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अगला जो है, जो अपना कोशिकांग है वो है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो देखो अपन यहां बना लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप का होता है, कि मैंने बस यूं ही आपको पहचान के लिए बना दिया है। तो देखो दो प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। इसी में से अपन डिवाइड कर लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए, बाकी आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें अपन ने एक चित्र में ये सारी चीजें बनाई है। एक तरफ की अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे कि ये एक तरफ क्या है, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसी, खुरदुरी, ठीक है। तो एक तो है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है क्या, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो खुरदुरी है उसको रफ ईपीआर कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जो क्या नाम से चिकनी होती है उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या बोला जाता है, रेटिकुलम बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि ये जो चिकनी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको मैंने बाहर इसलिए बनाया है, इसको अंदर इसलिए बनाया है कि आप ये समझें कि जो खुरदुरी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पाई जाती है किसके पास, केंद्रक के पास। ये किसके पास होती है, केंद्रक के पास पाई जाती है। ये किसके पास पाई जाती है, केंद्रक के पास। और ये जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये किसके पास होती है, झिल्ली के पास। ये किसके पास होती है, कोशिका झिल्ली के पास, ठीक। तो ये दो बातें आपको याद रखना है, अंदर बाहर क्यों किया है। अगली बात, ये जो, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्थिति होती है, तो आप देख रहे हैं ये जो नलिका टाइप की है, हालांकि ये 3 टाइप की होती है। हालांकि ये कैसी होती है, 3 टाइप की होती है। एक थैलीनुमा संरचना होती है, नलिकानुमा संरचना होती है, और कैसी होती है, सिस्टर्नी होती है। 3 टाइप की पाई जाती है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि
ये जो नलिकानुमा संरचना है ऐसी होती है क्या, एंडोप्लाज्म जो कोशिका है उस कोशिका का कंकाल बनाए रखना, कोशिका का कंकाल तंत्र बनाए रखना। अब आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अगर ये कोशिका है, पुरानी वीडियो में देखोगे या चित्रों में देख लेना आप कहीं पे, तो ये केंद्रक है। अब इस केंद्रक में इस प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है। तो ये कुछ क्या करती है, अंदर से इसको दे देती है, एक कंकाल जैसा निर्माण कर देती है अंदर से। इसीलिए हम कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य है वो पहला कार्य क्या है, तो पहला कार्य है इसको क्या करना, कंकाल प्रदान करना। दूसरा हम कहेंगे कि आंतरिक सुरक्षा, अंदर से क्या देती है, आकार देती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा काम ये है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो इस तरीके की खाली नलिका है। अब इस नलिका का काम होता है कि ये जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रक पदार्थ भरा हुआ है, या फिर हम कहेंगे आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ है, इस आनुवांशिक पदार्थ को कहां से, केंद्रक द्रव्य से ले जाकर कोशिका द्रव्य तक ले जाना या जोड़ना। तो हम दूसरा कह सकते हैं कि जो केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, केंद्रक में जो आनुवांशिक क्या नाम से पदार्थ हैं, उन आनुवांशिक पदार्थों को केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य तक ले जाने का काम करती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तीसरा काम देखो, तीसरा काम क्या है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये गोल्जी काय का क्या करती है, निर्माण करती है। गोल्जी काय का क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निर्माण करती है। अगला इसका काम क्या है, अगला काम है ये प्रोटीन के, अगला काम है कि ये प्रोटीन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। ठीक है। और साथ साथ ये क्या करती है, वसा का भी क्या करती है, संश्लेषण करती है। तो देखो प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण क्या होती है, ये करती है। लिपिड्स का क्या करती है, संश्लेषण करती है। ये काम करती है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन का कौन और वसा का कौन, तो देखो अगर सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जा रही है तो हम कहेंगे दोनों का काम कर रही है, प्रोटीन का भी संश्लेषण कर रही है, वसा का भी संश्लेषण कर रही है। लेकिन अगर सिर्फ प्रोटीन की बात की जाए तो सिर्फ प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो देखो सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करती है क्या, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी REPR। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का, और जो वसा की बात करें तो ये कौन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करती है, वसा का संश्लेषण करती है। तो ये काम कौन करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अगली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अगला काम ये है कि ये क्या करती है, ये करती है कि जो क्या नाम से जब कोशिका का विभाजन होता है, अंतिम अवस्था जब कोशिका की होती है, तो ये कोशिका अगर पादप कोशिका में है तो भित्ति का निर्माण करती है, और अगर जंतु के अंदर है तो ये क्या करती है, कोशिका झिल्ली का क्या करती है, निर्माण करती है। अगला काम देखो क्या, अगला इसका जो काम है वो क्या है, वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के जैसा ये क्या करती है, काम करती है। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो ये मैंने बताया था कि प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसी संरचना होती है पादप कोशिका के अंदर जो क्या करती है, दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों को आने जाने देती है, जुड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। तो पादप कोशिका में ये प्लाज्मोडेस्माटा पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा कार्य करने के लिए कौन है, तो हम कहेंगे कि कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पर दो नाम आपको याद रखना है, एक नाम आपको याद रखना है गार्नियर का, कौन, गार्नियर, और एक नाम आपको याद रखना है पोर्टर। एक नाम क्या याद रखना है, पोर्टर। गार्नियर वो है जिसने पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, पोर्टर वो है जिसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या दिया, नाम दिया। ठीक है। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जो अंदर से कोशिका का कंकाल तंत्र प्रदान करती है। दूसरा, केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थों जो है, केंद्रक में उन आनुवांशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य तक ले जाने का काम करती है। गोल्जी काय का निर्माण करती है, प्रोटीन वसा का संश्लेषण करती है। ठीक है।
और इसको क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों का ये क्या करती है, निर्माण करती है। और जंतु कोशिका के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा के जैसा काम करती है। और एक बात और आपको याद रखना है वो ये कि ये जो कोशिका है, ये जो क्या नाम से आपकी खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये खुरदुरी है क्यों, रेतमाल जैसा होता है ना, रेतमाल ऐसी होती है इसकी संरचना। तो ये रेतमाल जैसे जो डॉट डॉट पाए जाए जो मैं बना रहा हूँ, इनको बोला जाता है क्या, राइबोसोम्स। इनको क्या बोला जाता है, राइबोसोम। इनकी चर्चा अपन करेंगे तो इनको क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है। तो ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये खुरदुरी इसीलिए है क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे किस पर, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसी पर क्या होते हैं, ये खुरदुरे होने का कारण क्या है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जगह कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देती है, तो हम कहेंगे केंद्रक के पास वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या देती है, इनके लिए जगह देती है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है, गोल्जी का है। ठीक, तो देखो अगला अपन पढ़ रहे हैं क्या, आप गोल्जी का है। तो देखो गोल्जी का है, गोल्जी काय, ये कोशिका का क्या है, अगला अंग है गोल्जी काय। अब आप इस गोल्जी काय के बारे में कुछ ज्यादा नहीं, गोल्जी काय के बारे में तो पहले तो आपको गोल्जी काय का एक नाम याद रखना है जिसका नाम है क्या, कैमिलो गोल्जी। इसका नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, सबसे पहले इसकी क्या की थी, खोज की थी किसमें। तो अगर वो ये पूछा जाए कि गोल्जी काय की खोज किसमें की गई, तो हम कहेंगे गोल्जी काय की खोज काय में की गई, बिल्ली की कोशिका में गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की। और इस काम के लिए कैमिलो गोल्जी को 1906 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अब देखो ये जो गोल्जी काय है, इस गोल्जी काय का काम क्या होता है कि जो भी कोशिका द्रव्य के पदार्थ होते हैं उनको कोशिका झिल्ली से बाहर आ जाने देना और अंदर आने देने का काम कौन करता है, गोल्जी काय करता है। इसीलिए इसको एक नाम मिलता है यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक, या फिर इसको कहा जाता है क्या, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा इसको दी जाती है। तो यातायात प्रबंधक कहा जाता है किसको, गोल्जी काय को। दूसरी बात, अब देखो ये जो गोल्जी काय है, ये गोल्जी काय जो बनती है वो गोल्जी काय किससे बनती है, ईपीआर से बनती है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पहले जो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी एक बात और है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़ दें और अगर हम किनको, लाल रक्त कणिकाओं को छोड़ दें, ठीक है, रक्त कणिकाओं को छोड़ दें, तो ये आरबीसी की रक्त कणिकाओं को छोड़कर सब कोशिकाओं में ईपीआर मिलती है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो अंतःप्रदब्बीय जालिका है वो कहाँ मिलती है, तो अंतःप्रदब्बीय जालिका सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलती है, लेकिन इस यूकैरियोटिक के अंदर जो रक्त कणिकाएं होती हैं उन रक्त कणिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलती। और जब रक्त कणिकाओं में नहीं है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी काय का निर्माण कौन कर रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किसमें जो ब्लड सेल्स है या जो रक्त कणिकाएं हैं उन रक्त कणिकाओं को छोड़कर क्या होती है, सभी किसमें पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि सभी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती है क्या, गोल्जी काय, रक्त कणिकाओं को छोड़कर। क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद आरबीसी में नहीं होती, इसीलिए गोल्जी काय भी आरबीसी की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता क्या, गोल्जी काय। अगली बात, जो गोल्जी काय है इसका एक अगला नाम है क्या, पादप कोशिका के अंदर इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि पादप कोशिका के अंदर इसका एक नाम मिलता है क्या, डिक्टियोसोम। क्या नाम मिलता है, तो डिक्टियोसोम कहा जाता है किसमें, पादप कोशिका में। ठीक है, तो देखो जरा
गोल्जी काय है, इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। 1906 में कैमिलो गोल्जी को इस कार्य के लिए क्या मिला, क्या नाम से नोबेल पुरस्कार मिला। और इसकी जो खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने वो कब की थी, 1898 में की थी। इसमें ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन रक्त कणिकाओं को छोड़कर इसका जो निर्माण होता है गोल्जी काय का वो काय से होता है, ईपीआर से होता है। पादप कोशिकाओं में इसको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। और ये लाइसोसोम का क्या करता है, निर्माण करने में सहायक है। लाइसोसोम का निर्माण करने में ये क्या है, सहायक है। अगला ये क्या करता है, एंजाइम का श्रावण करना इसका महत्वपूर्ण काम है। एंजाइम का ये क्या करता है, श्रावण करता है। ठीक है, तो एंजाइम्स को ये क्या करता है, स्रावित करने का ये क्या करता है, काम करता है। अगली बात देखो, इसका एक नाम और है लाइपोकॉन्ड्रिया। इसको एक नाम और दिया जाता है लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो लाइपोकॉन्ड्रिया इसको एक अगला नाम है। ये है आपका क्या,